हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज की वीडियो में हम लोग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की फुल कॉन्सेप्चुअल रिवीजन करेंगे। आप इस रिवीजन वीडियो का बेनिफिट बिना स्क्रीन पे देखे भी ले सकते हैं, यानी आप इसको एज ऑडियो बुक भी यूज कर सकते हैं। आपको सिर्फ मेरी बातों को सुनना है और कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करते हुए चलना है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस रिवीजन वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है। इट इज अ स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर्ड टू रिकंसाइल डिफरेंस इन द बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक एंड पासबुक और बैंक स्टेटमेंट। तो आपको जैसे कि पता होगा, जो बिजनेस एंटिटी होती है वो बैंक की ट्रांजेक्शन्स को कहां रिकॉर्ड करती है? कैश बुक के बैंक कॉलम में। सिमिलरली बैंक भी एक पासबुक या बैंक स्टेटमेंट बनाता है जिसमें वो सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है और बैंक का बैलेंस दिखाता है। तो एक गिवन डेट पे अगर मैं किसी बैंक का बैलेंस देखता हूं अपनी कैश बुक में और अपनी बैंक स्टेटमेंट में या पासबुक में, तो आइडियली वो सेम होना चाहिए। तो सपोज अगर 30 सितंबर को मैंने बैलेंस देखा तो दोनों जगह बैलेंस आइडियली सेम होना चाहिए, बट कई बार ये सेम नहीं आ पाता, किसी रीजन की वजह से, किसी डिफरेंसेस की वजह से ये सेम नहीं आ पाता। तो बेसिकली हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं इन दोनों बैलेंसेस को रिकंसाइल या मैच करने में। ठीक है, इट इज प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट। जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता है वो एक पर्टिकुलर डेट पे बनता है। जैसे कि मैंने बोला, हम किसी एक पर्टिकुलर डेट पे बैलेंस को मिलाते हैं, तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी एक पर्टिकुलर डेट पे बनता है। इसके कुछ फीचर्स इंपॉर्टेंस हमें पता होनी चाहिए। पहला, इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एरर्स इन कैश बुक या पासबुक। तो गलतियां आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। गलतियां कैश बुक में भी हो सकती है, पासबुक में भी हो सकती है। तो दोनों में से जहां पे भी गलती होती है वो हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। It helps in identifying undue delays in clearing of issued या deposited checks। तो हम अगर चेक इशू करते हैं पेमेंट के लिए या अपने अकाउंट में जमा करते हैं तो प्रैक्टिकली जो चेक होता है वो सेम डे क्लियर नहीं होता। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की सहायता से हमें पता लगता है कि भाई बैंक कुछ जरूरत से ज्यादा टाइम तो नहीं लगा रहा चेक क्लियर करने में, है ना। तो इसमें भी आपको हेल्प मिलती है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से। अगला पॉइंट है, डिस्करेजेस एम्बेजलमेंट एंड अदर मैल प्रैक्टिसेस बाय कैशियर। मतलब कैशियर्स को डिस्करेज करते हैं कि भाई वो कुछ चोरी चकारी ना कर ले, कुछ हमारे बैंक के पैसे को अलग या गलत ढंग से ना इस्तेमाल कर रहे। इस चीज में चेक रखने के लिए, इस चीज का चेक रखने के लिए भी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हेल्पफुल होता है। इट हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट एक्चुअल पोजीशन ऑफ बैंक बैलेंस, कि भाई रियल पोजीशन है क्या, मेरे बैंक की रियल पोजीशन क्या है। भाई कैश बुक एक बात हो गई, पासबुक एक अलग बात हो गई, बट एक्चुअल सही पोजीशन मेरे बैंक की क्या है, इससे मेरे को बीआरएस से एक आइडिया लग पाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ डिफरेंस। हमने बोला जब पासबुक के बैलेंस में और कैश बुक के बैलेंस में बेसिकली डिफरेंस आता है तो डिफरेंसेस के क्या रीजन होते हैं, क्या कॉजेज होते हैं। तो इन रीजंस को हम लोग बेसिकली पहले कैटेगराइज करते हैं। हम इनको कैटेगराइज करते हैं, कुछ 3 कैटेगरीज में इनको डिफरेंसेस को बांट देते हैं। पहला जो होता है वो होता है डिफरेंस इन टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन कैश बुक एंड पासबुक। फॉर एग्जांपल, चेक डिपॉजिटेड ऑन 1 जुलाई 2022। हमने अपने अकाउंट में 1 जुलाई को चेक जमा कर दिया। तो मोमेंट हमने चेक जमा कर दिया, हम तो अपने कैश बुक में इसको रिकॉर्ड कर देंगे। बट क्लियर्ड ऑन 20 जुलाई, क्लियर्ड ऑन 28 जुलाई, तो बैंक कब रिकॉर्ड करेगा? बैंक थोड़ी 1 जुलाई को रिकॉर्ड करेगा, बैंक तो तभी रिकॉर्ड करेगा इसको जब वो चेक क्लियर हो जाएगा। तो जब ये 20 जुलाई को क्लियर हो रहा है तो 20 जुलाई को बैंक रिकॉर्ड करेगा। तो आप देख सकते हो सेम चेक के रिकॉर्ड करने की जो डेट है, जो टाइम है, वो अलग अलग हो गया हमारी कैश बुक एंड पासबुक में। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं टाइमिंग डिफरेंस, राइट। अगली कैटेगराइजेशन, ट्रांजैक्शन बीइंग कैरीड आउट बाय बैंक्स इटसेल्फ विदाउट इंटीमेटिंग द कस्टमर। तो कभी कभी बैंक्स कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन अपने आप हमारे अकाउंट में कर लेते बिना हमें बताए। सबसे कॉमन एग्जांपल होता है इसका इंटरेस्ट क्रेडिट करना। हमारे बैंक में एक टाइम टू टाइम एक फिक्स डेट पे कुछ इंटरेस्ट क्रेडिट होता रहता है, इंटरेस्ट आता रहता है। सिमिलरली बैंक चार्जेस डिडक्टेड बाय बैंक कभी कभी कुछ चार्जेस वगैरह काट लेती है। तो ये जो ट्रांजैक्शन है वो बैंक फट से कर देती है हमारे अकाउंट में हमें बिना बताए, राइट। तो इसकी वजह से भी हमारे बैलेंसेस में फर्क आ जाता है। फिर थर्ड, एरर्स इन प्रिपेयरिंग कैश बुक या पासबुक। ये है आपका एक और रीजन या कैटेगरी ऑफ डिफरेंस, एरर्स, गलतियां, कि हमने यानी हमारे कैशियर ने
जो है ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड करने में गलती कर दी, या कभी कभी बैंक भी कुछ गलती कर देता है पासबुक में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने में, तो इन गलतियों की वजह से भी डिफरेंस आ सकता है। एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, डबल रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन का कैश बुक। अगर हमारे कैशियर ने कैश बुक में सेम ट्रांजैक्शन को दो बार रिकॉर्ड कर दिया तो गलती हो गई, एरर हो गई, जिसकी वजह से कैश बुक और पासबुक में बैलेंस मैच नहीं कर पाएगा। ठीक है, ओके। कॉमन आइटम्स ऑफ डिफरेंसेस एंड देयर आइटम्स, नेक्स्ट एंड देयर इफेक्ट, सॉरी। ठीक है, तो अब जो आपके सवाल में जो आइटम्स आते हैं, डिफरेंसेस के अलग अलग आइटम्स आते हैं, उसका आपको इफेक्ट समझ आना चाहिए। आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तभी बना पाओगे जब आप किसी भी जो डिफरेंस का आइटम है उसका इफेक्ट समझ पाओगे कि भाई इस डिफरेंस की वजह से या इस आइटम की वजह से हमारे कैश बुक और पासबुक में फर्क क्या आ रहा है, उससे क्या इफेक्ट क्या आ रहा है उसके ऊपर, राइट। तो ये आपको अंडरस्टैंड करना जरूरी है, तभी आप बीआरएस या बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना पाओगे। पहला आइटम देखो, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो आपको बस लॉजिकली सोचना है, कॉमन सेंस लगा के सोचना है। हमने बोला हमने चेक इशू कर दिया पेमेंट के लिए, तो हम पेमेंट के लिए जब इशू कर देंगे चेक तो हम अपना कैश बुक कम कर देंगे, लेकिन बैंक तो तभी रिकॉर्ड करेगा इसको जब वो चेक क्लियर हो जाएगा, राइट। तो इसकी वजह से फर्क क्या आएगा, इसका इफेक्ट क्या आएगा, हमारा जो कैश बुक का बैलेंस है वो तो कम हो जाएगा बट पासबुक का बैलेंस कम नहीं होगा, वो ज्यादा आएगा। तो पासबुक बैलेंस विल बी मोर देन कैश बुक बैलेंस, राइट। सिमिलरली चेक पेड या डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर। हमने चेक अपने अकाउंट में जमा कर दिया तो हमने अपना कैश बुक बढ़ा दिया, लेकिन वो क्लियर नहीं हुआ तो पासबुक में बैलेंस नहीं बढ़ा, तो इसकी वजह से क्या हुआ, कैश बुक का बैलेंस पासबुक से ज्यादा आएगा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट अलाउड या क्रेडिटेड बाय बैंक। इंटरेस्ट जमा कर दिया बैंक ने हमारे अकाउंट में, तो इससे क्या हुआ, बैंक ने जमा कर दिया तो बैंक ने पासबुक बढ़ा दिया, बट हमने अभी रिकॉर्ड नहीं करा क्योंकि हमें पता ही नहीं लगा, तो कैश बुक का बैलेंस नहीं बढ़ पाया। तो इससे पासबुक का जो बैलेंस है वो कैश बुक के बैलेंस से ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट या बैंक चार्जेस डिडक्टेड बाय बैंक। मतलब कुछ इंटरेस्ट या चार्जेस जो डिडक्ट कर देता है बैंक, तो बिल्कुल उल्टा हो गया, थर्ड वाले आइटम का उल्टा हो गया कि बैंक ने कुछ चार्जेस वगैरह डिडक्ट कर दिए तो उसने पासबुक को कम कर दिया, बट हमें अगेन पता नहीं लगा तो हमने कम नहीं किया अपना कैश बुक, तो इसकी वजह से कैश बुक का बैलेंस जो है वो पासबुक के बैलेंस से ज्यादा आएगा। फिफ्थ, इंटरेस्ट या डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। कभी कभी कुछ इंटरेस्ट वगैरह या कोई डिविडेंड हमारी इन्वेस्टमेंट्स में बैंक डायरेक्टली कलेक्ट कर देता है, तो कलेक्ट करके वो क्या करेगा, वो बैंक का जो हमारा पासबुक का बैलेंस है वो बढ़ा देगा, ठीक है। लेकिन हमें पता नहीं लगा, अगेन हमने नहीं डाला, हमने नहीं रिकॉर्ड किया इंटरेस्ट या डिविडेंड को, तो हमारा कैश बुक नहीं बढ़ा, तो इसका इफेक्ट क्या होगा, जो पासबुक का बैलेंस है वो कैश बुक के बैलेंस से ज्यादा आएगा। फिर डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक। कभी कभी बैंक को डायरेक्ट पेमेंट कर देता है, राइट। तो इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, जो कैश बुक का बैलेंस है वो पासबुक के बैलेंस से ज्यादा हो जाता है, क्योंकि बैंक में जो पासबुक का बैलेंस है वो तो कम हो जाएगा, बैंक तो पासबुक का बैलेंस कम कर देगी, बट कैश बुक का बैलेंस कम नहीं हो पाएगा, तो इसकी वजह से जो कैश बुक का बैलेंस है वो पासबुक के बैलेंस से ज्यादा आता है। डायरेक्ट पेमेंट इनटू द बैंक बाय कस्टमर्स, यानी कभी कभी कस्टमर्स, अच्छे कस्टमर्स हमारे अकाउंट में डायरेक्टली पैसा जमा कर देते हैं, तो इससे इफेक्ट क्या होगा, पासबुक में बैलेंस बढ़ जाएगा लेकिन कैश बुक में बैलेंस नहीं बढ़ पाएगा, तो पासबुक का बैलेंस जो है वो कैश बुक के बैलेंस से ज्यादा आएगा। 8, डिसऑनर ऑफ अ बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। तो आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ भी लिया और इसकी रिवीजन वीडियो भी ऑलरेडी आपने देख ली होगी, मैं अपने चैनल पे ऑलरेडी डाल चुका हूं। तो डिसऑनर ऑफ अ बिल डिस्काउंटेड विद बैंक से क्या होता है, बैंक हमसे रिकवर करती है, जो बिल हमने डिस्काउंट करा रखा होता है बैंक के साथ वो डिसऑनर हो जाता है, तो बैंक हमसे रिकवर करती है पैसे को। तो हमसे वो रिकवर कैसे करती है, वो हमारे बैंक में से पैसा कम कर देती है। इसकी एंट्री भी हम यही करते थे, इसकी एंट्री भी हम यही करते थे, ड्रॉ इज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर आपको याद होगी डिसऑनर की एंट्री, तो बैंक को हम लोग बेसिकली कम कर देते थे। तो वही बोल रहा है कि डिसऑनर ऑफ अ बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, तो डिसऑनर होते ही बैंक क्या करेगा, हमारे पासबुक को कम कर देगा। बट अगर हमने मतलब अभी जो है डिसऑनर की एंट्री नहीं रिकॉर्ड कर रखी होगी तो हमारा कैश बुक बढ़ा हुआ आ रहा होगा, तो इससे इफेक्ट क्या हुआ, कैश बुक का बैलेंस पासबुक के बैलेंस से ज्यादा आएगा। 9th आइटम, बिल्स कलेक्टेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ इट्स कस्टमर्स। अगेन हमारे बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एक कॉन्सेप्ट जिसमें हम एक पढ़ते हैं बिल सेंड फॉर कलेक्शन वाला कॉन्सेप्ट, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन में क्या होता है, बिल हम लोग बैंक के पास पकड़ा देते हैं और बोलते हैं कि आप हमारे बिहाफ पे इसको कलेक्ट कर लेना ड्रॉई से। तो जब बिल कलेक्ट हो जाएंगे तो बैंक क्या करेगा, कलेक्ट होते ही हमारा बैंक बैलेंस बढ़ा देगा, मतलब पासबुक का बैलेंस बढ़ा देगा, लेकिन कैश बुक में वो बढ़ेगा नहीं, तो इफेक्ट क्या होगा, पासबुक का बैलेंस कैश बुक के बैलेंस से ज्यादा आएगा। और जो 10th है, जो हम कई बार बोल चुके, एरर्स इन रिकॉर्डिंग, है ना। अब ये एरर्स कहीं भी हो सकती है, वो कैश बुक में भी एरर हो सकती है, पासबुक में भी एरर हो सकती है, तो इसमें कोई ऐसे रटने वाला तरीका नहीं है। इसमें जो भी एरर है उसका जो भी इफेक्ट है वो केस टू केस डिपेंड करेगा, तो इट विल डिपेंड ऑन केस टू केस, ठीक है।
तो ये देखो 10 मोस्ट कॉमन आइटम्स होते हैं जो हमको लेने होते हैं अपने बीआरएस में, ठीक है। इन्हीं को तोड़ मरोड़ के आपके सवाल में डाला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपने मुद्दे की चर्चा में, प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, पहले हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट लेना होता है। अब वो स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है बैलेंस एज पर कैश बुक या फिर बैलेंस एज पर पासबुक। तो इनमें से जो भी आपके सवाल में गिवन होगा, दोनों में से जो भी आपको गिवन होगा सवाल में, या तो बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन होगा या बैलेंस एज पर पासबुक गिवन होगा, तब दोनों में से जो भी गिवन है उसका स्टार्टिंग पॉइंट ले लोगे अपने बीआरएस में। अब कभी कभी सवाल में वो दोनों भी दे देता है, कैश बुक का बैलेंस भी दे देता है, पासबुक का बैलेंस भी दे देता है। तो उस केस में फिर आपकी मर्जी है, आपकी श्रद्धा है, आप किसी भी बैलेंस से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन आई वुड रिकमेंड कि आप कैश बुक के बैलेंस ही स्टार्ट करना। अगर दोनों में भी बैलेंस गिवन है तो आप कैश बुक के ही बैलेंस से स्टार्ट करना, ठीक है। अच्छा, अब ये जो बैलेंस होता है, कैश बुक का जो बैलेंस होता है, सपोज वो डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और वो कभी कभी क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। तो डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक को हम बोलते हैं फेवरेबल बैलेंस, एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक को हम बोलते हैं अनफेवरेबल बैलेंस, जिसको हम दूसरी भाषा में बैंक ओवरड्राफ्ट भी बोलते हैं। सिमिलरली पासबुक का अगर क्रेडिट बैलेंस है, अगर पासबुक का जो क्रेडिट बैलेंस है उसको हम बोलते हैं फेवरेबल बैलेंस, और पासबुक के डेबिट बैलेंस को हम अनफेवरेबल या बैंक ओवरड्राफ्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है, बैंक जो रिकॉर्ड करता है ट्रांजैक्शन वो उल्टा करता है। हम जब डेबिट करते हैं, हम कैश बुक को डेबिट कब करते हैं, जब हम कैश बुक का बैलेंस बढ़ाते हैं। तो जब बैंक हम बढ़ाते हैं तो हम अपनी किताबों में उसको डेबिट करते हैं, लेकिन बैंक उसको क्रेडिट करता है। सिमिलरली हम जब अपने बैंक को कम करते हैं कैश बुक में तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, लेकिन बैंक उसको डेबिट करता है। तो बैंक उल्टा चलता है। तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस इज इक्विवेलेंट टू, नीचे देखो, कैश बुक का जो डेबिट बैलेंस है दैट इज इक्विवेलेंट टू क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक। सिमिलरली कैश बुक का जो क्रेडिट बैलेंस है दैट इज इक्विवेलेंट टू डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक। तो बस आपको क्या याद रखना है, उल्टा चलता है, उल्टा हिसाब चलता है। कैश बुक और पासबुक में हिसाब जो होता है बिल्कुल उल्टा उल्टा होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, अब हमारे क्वेश्चंस किस किस प्रकार के बन सकते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के। तो दो कैटेगरीज के, दो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है जिसमें कॉजेस ऑफ डिफरेंसेस आर गिवन, कि डिफरेंस के जो भी आइटम्स है वो गिवन हो क्वेश्चन में। और दूसरा सवाल बनता है आपका कि व्हेन कॉजेस ऑफ डिफरेंसेस आर नॉट गिवन, ठीक है। तो जब कॉजेस ऑफ डिफरेंसेस गिवन नहीं होते तो उस केस में आपके सवाल में आपको पासबुक और कैश बुक दोनों भी दे देगा। तो आपको दोनों को कंपेयर करके डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उसके बाद आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा आप इलस्ट्रेशन 1 चेक कर सकते हो, इसके अलावा इलस्ट्रेशन 1 अपनी स्टडी मटेरियल का चेक कर सकते हो। एक सवाल आपका, एक इलस्ट्रेशन आपके स्टडी मटेरियल पे है, लेकिन एग्जाम में जो सवाल आता है वो यहां से आता है, ठीक है। एग्जाम में जो प्रोबेबिलिटी होती है आने की, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ये नहीं आना चाहिए, आपको डिफरेंसेस आइडेंटिफाई करने आने चाहिए। इवन अगर वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तब भी प्रैक्टिकली आपको आने चाहिए, क्योंकि एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट कल को क्लाइंट आपके पास आके अपनी कैश बुक और पासबुक देगा तो आपको पता होना चाहिए कि भाई हम कैसे दोनों को कंपेयर करके डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करें। सो यू शुड नो दिस। तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 एक दे रखा है, आपको इसको एक बार रिवाइज जरूर करना है, देखना जरूर है, ठीक है। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में जो सवाल आते हैं उसमें वो डिफरेंसेस आपको बता देता है। तो जब डिफरेंसेस आपको पता होंगे फिर आपको कोई मशक्कत करनी नहीं, आपको सीधा सीधा अपनी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना देनी है, ठीक है। नेक्स्ट, मैनर ऑफ प्रिपेयरिंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। दो इसमें अगेन केसेस बनते हैं, या तो हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं विदाउट प्रिपेयरिंग एडजस्टेड कैश बुक, या फिर हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं आफ्टर प्रिपेयरिंग एडजस्टेड कैश बुक, ठीक है। तो एडजस्टेड कैश बुक वाला पॉइंट हम लास्ट में अलग से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अभी हम खाली ये वाला केस डिस्कस करेंगे, ठीक है, रिकंसिलिएशन विदाउट प्रिपेयरिंग एडजस्टेड कैश बुक। अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की जो प्रेजेंटेशन होती है वो दो तरह से हो सकती है, या तो वो होती है बैलेंस प्रेजेंटेशन, या तो वो होती है प्लस माइनस प्रेजेंटेशन। तो आप दोनों में से कोई भी प्रेजेंटेशन यूज कर सकते हो अपने एग्जाम में, आंसर आपका सेम ही आने वाला है, बस प्रेजेंटेशन अलग अलग हो जाती है। तो यू कैन यूज एनी ऑफ द प्रेजेंटेशन, जो भी प्रेजेंटेशन में आप कंफर्टेबल फील करते हो आप वो प्रेजेंटेशन यूज कर सकते हो। मैंने प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया है स्टूडेंट्स को
प्लस माइनस प्रेजेंटेशन ज्यादा पसंद आती है, तो वो यूज करना पसंद करते हैं। हालांकि मेरी पर्सनल प्रेफरेंस रहती है बैलेंस प्रेजेंटेशन में, बट वो मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है, क्योंकि एज अ स्टूडेंट जब मैं आपके टाइम पे बीआरएस के चैप्टर पढ़ता था, तो मेरे को याद है कि मैंने कभी भी प्लस माइनस प्रेजेंटेशन नहीं यूज किया, मुझे हमेशा बैलेंस प्रेजेंटेशन ठीक लगता था। तो इसलिए मैं आज भी प्रेफर जो करता हूँ बैलेंस प्रेजेंटेशन करता हूँ, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं, वो मेरा प्रेफरेंस है, वो आपका भी अलग प्रेफरेंस हो सकता है। अगर आपको प्लस माइनस प्रेजेंटेशन पसंद है तो आप वो यूज कर लेना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको दोनों प्रेजेंटेशन पता ना हो, आपको आइडियली दोनों भी प्रेजेंटेशन आनी चाहिए, राइट, बट आप कोई भी यूज कर सकते हो। एक बार क्विकली दोनों प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। ध्यान रखना रिवीजन है, ये सिर्फ रिवीजन है, तो इसमें हम कोई भी क्वेश्चन नहीं डिस्कस करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन की डिस्कशन देखनी है तो उसके लिए आपको फिर डिटेल लेक्चर वीडियोस में जाना पड़ेगा, जो मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, ठीक है। वी आर नॉट डिस्कसिंग एनी क्वेश्चन, मैं खाली आपको बैलेंस प्रेजेंटेशन एंड प्लस माइनस प्रेजेंटेशन दिखाना चाह रहा हूं कैसे दिखता है। तो जो बैलेंस प्रेजेंटेशन होता है, तो बेसिकली जब आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हो, पहले तो आपको प्रॉपर हेडिंग डालनी होती है। इररिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी प्रेजेंटेशन आप यूज कर रहे हो, आपको प्रॉपर हेडिंग डालनी होती है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, ये नहीं बीआरएस लिख लो, बस बीआरएस लिख के शुरू कर दो, पूरा लिखोगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, जो भी डेट गिवन होगी क्वेश्चन में कि हम कौन सी डेट को बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं, वो डेट आप लिखोगे और फिर आप अपने स्टेटमेंट बनाना शुरू करोगे, पहली बात, ठीक है। अब जब बैलेंस प्रेजेंटेशन होता है तो उसमें हम सिर्फ ₹1 का कॉलम लेते हैं, एक अमाउंट का कॉलम लेते हैं और उसी में हम ले लेते हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट हमने बोला कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन के हिसाब से। सपोज बैलेंस एज पर पासबुक है, सॉरी एज पर कैश बुक है, डेबिट बैलेंस है, तो हम लिखेंगे ऐसे। अगर सपोज ये क्रेडिट बैलेंस होगा यानी अनफेवरेबल बैलेंस होगा, तो इसी को हम लोग माइनस में लिख लेंगे, ठीक है। सारी बातें पता होनी चाहिए। फेवरेबल बैलेंस है तो प्लस में लिख लेंगे, और अगर अनफेवरेबल बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है कैश बुक का, तो वह माइनस में लिख लेंगे, ठीक है। पहले बात क्लियर। और उसके बाद हम अपना प्लस माइनस कर सकते हैं, ऐड या लेस करके कर सकते हैं, राइट। हम ये ऐड या लेस करके कर सकते हैं। तो वो जो भी आपके रिकंसिलिएशन के जो भी आइटम्स होंगे, जो चीज ऐड करनी है वो ऐड पे डाल दो, जो चीज माइनस करनी है वो लेस में डाल दो, और ऐसे ऐड लेस करके आपका फाइनली निकल के आ जाता है बैलेंस एज पर जो भी दूसरा है। अगर कैश बुक से शुरुआत करी तो बैलेंस एज पर पासबुक आ जाएगा, ठीक है। वहीं अगर आप प्लस माइनस प्रेजेंटेशन में जाओगे, तो आपके अब 2 अमाउंट के कॉलम बन जाएंगे। एक बनेगा प्लस आइटम, देखो पहले हेडिंग वही सेम वे में आएगी, हेडिंग सेम वे में पूरी आएगी। उसके बाद आपके वही एक पर्टिकुलर्स का कॉलम आएगा जिसमें हम डिफरेंसेस लिखेंगे, आइटम्स लिखेंगे, और उसके बाद हम 2 अमाउंट के कॉलम बनाएंगे। पहले कॉलम को बोलते हैं प्लस आइटम, दूसरे कॉलम को बोलते हैं माइनस आइटम। अब यहां पे भी आप एक बात का ध्यान रखना, कोई भी स्टूडेंट मैंने देखा है वो शॉर्टकट मारता है ना, आप हमेशा शॉर्टकट मारते हो। आप प्लस आइटम लिखोगे, है ना, कई बार बच्चे सिर्फ ये प्लस लिख देंगे, यहां माइनस लिख देंगे, ये नहीं होता कोई तरीका। पूरा लिखो इतना आपकी प्लस आइटम और फिर रुपीस का सिंबल बनाओ, माइनस आइटम पूरा लिखो फिर रुपीस का सिंबल बनाओ। ये प्लस लिख के और माइनस लिख के काम नहीं चलता, ठीक है। आपका पेपर आप जब देखो तो ऐसा लगना चाहिए कि सीए स्टूडेंट ने लिखा है, नहीं तो अगर आप 11वीं की तरह पेपर लिख लोगे तो आपके पेपर और 11th स्टूडेंट के पेपर में क्या फर्क रह जाएगा, आपके और 11th क्लास के बच्चे में क्या फर्क रह जाएगा। ये छोटी छोटी चीजों से ही आप में और 11वीं के बच्चों में या बिगिनर वाले बच्चे से में जो है फर्क आता है, ठीक है। तो इन छोटी छोटी चीजों का भी आपको साथ साथ ध्यान रखना है, राइट। तो हमने बोला यहां पे क्या करते हैं, हम 2 कॉलम बनाते हैं, एक प्लस का और एक माइनस आइटम का, राइट। अगर आप शुरुआत फेवरेबल बैलेंस से कर रहे हो, याद रखना, इररिस्पेक्टिव ऑफ कैश बुक से शुरुआत कर रहे हो या फिर आप पासबुक से शुरुआत कर रहे हो, अगर फेवरेबल बैलेंस से शुरुआत कर रहे हो तो आप उसको लिखोगे प्लस आइटम के नीचे। अगर आप अनफेवरेबल बैलेंस से शुरुआत कर रहे हो, यानी कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस या पासबुक का डेबिट बैलेंस यानी ओवरड्राफ्ट से शुरुआत कर रहे हो, तो आप उसको माइनस आइटम के नीचे लिखोगे, ठीक है। पहले ये बात क्लियर होनी चाहिए। फिर अपना वही जो चीजें आप ऐड करते हो वो चीजें आप प्लस आइटम में लिखोगे, जो चीजें आपको माइनस करनी है वो आपको माइनस आइटम में लिखोगे, ठीक है। वो तो क्वेश्चन में जो जो भी आइटम्स दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा, और प्लस आइटम और माइनस आइटम के नीचे अकॉर्डिंगली आपको लिखना पड़ेगा, राइट। अब आपका फाइनली बैलेंस बचेगा, आपका दोनों में से किसी एक साइड पे बैलेंस बचेगा। तो एक बात आप याद रखना, अगर प्लस आइटम का जो टोटल है, अगर आपका प्लस आइटम का जो टोटल है वो माइनस आइटम के टोटल से ज्यादा आता है, अगर आपका प्लस आइटम का जो टोटल है वो माइनस आइटम के टोटल से ज्यादा आता है, तो याद रखना यहां पे जो आपका दूसरा बैलेंस बचेगा
वो बचेगा फेवरेबल बैलेंस। ये आप कॉमन सेंस लगा के भी सोच सकते हो। प्लस आइटम का टोटल ज्यादा होना मतलब फेवरेबल चीजें ज्यादा होना एज कंपेयर टू अनफेवरेबल चीज, तो आपका नेट में जो बैलेंस बचेगा दूसरी साइड वो बचेगा फेवरेबल बैलेंस। वहीं अगर उल्टा केस हो गया, अगर आपका प्लस आइटम का टोटल जो है वो माइनस आइटम के टोटल से कम हो जाता है, मतलब आपका दूसरे शब्दों में बोलूं तो माइनस आइटम का जो टोटल है वो प्लस आइटम के टोटल से ज्यादा आता है, तो यहां पे जो दूसरी साइड बैलेंस आपका जो बचेगा वो नेट बैलेंस जो बचेगा वो बचेगा अनफेवरेबल बैलेंस। ठीक है, इस बात को आपको दिमाग में बिठा देना है, राइट। जैसे कि आप यहां देख लो, अगेन क्वेश्चन नहीं डिस्कस करा, बस दिखा रहा हूं आपको प्रेजेंटेशन। यहां पे आप देखोगे इस सवाल में हमारा बैलेंस किधर बच रहा है, इधर बच रहा है, प्लस आइटम सॉरी माइनस आइटम के नीचे बच रहा है। इसका मतलब दूसरे शब्दों में क्या हो गया कि हमारे प्लस आइटम का जो टोटल होगा वो माइनस आइटम के टोटल से ज्यादा आ रहा होगा, तभी हमारा बैलेंस यहां बच रहा है। तो यहां बैलेंस बचने का मतलब प्लस आइटम का टोटल ज्यादा होने का मतलब जो हमारा बैलेंस दूसरी साइड बचेगा वो फेवरेबल बचेगा। तो अगर आपका दूसरी साइड बैलेंस पासबुक का बच रहा है तो पासबुक का फेवरेबल बैलेंस बचेगा, इसलिए यहां पे लिखा क्रेडिट बैलेंस, राइट। सिमिलरली आप देख सकते हो यहां पे भी इस वाले सवाल में जो दूसरा एक और हमने इलस्ट्रेशन 4 किया था, इसमें जो था गिवन जो बैलेंस था वो आपका ओवरड्राफ्ट था एज पर कैश बुक। तो एक तो हमने शुरुआत करी यहां से, हमने ओवरड्राफ्ट को माइनस आइटम के नीचे लिखा और फिर वही प्लस माइनस नॉर्मली चीजें डाली और फिर कंपेयर करा। तो इस सवाल में आप नोटिस करना, इस सवाल में हमारा बैलेंस इधर ही बचा था, माइनस आइटम के नीचे बचा था। तो यहां माइनस आइटम के नीचे ही बैलेंस बचने का मतलब क्या हुआ कि हमारा प्लस आइटम का बैलेंस जो है वो माइनस आइटम के बैलेंस से ज्यादा आ रहा होगा, तभी हमारा माइनस आइटम के साइड पे बैलेंस बचा। इसलिए हमने इसको जो बैलेंस बच गया, जो पासबुक का जो बैलेंस बचा, उसको हमने लिखा था फेवरेबल बैलेंस, राइट। तो आप क्वेश्चन देख सकते हो, क्वेश्चन के रेफरेंस से आपको समझ आ जाएगा कि मैं आपको क्या बोलने की जरूरत कोशिश कर रहा हूं। तो क्रक्स में मैंने आपको सारी चीज बता दी। क्रक्स में ये हो गया आपका प्लस आइटम का टोटल माइनस आइटम के टोटल से ज्यादा है तो फेवरेबल बैलेंस बचेगा, प्लस आइटम का टोटल माइनस आइटम के टोटल से कम है तो अनफेवरेबल बैलेंस बचेगा। दिस इज द क्रक्स, राइट। चलिए, आई थिंक दिस इज ऑल्सो क्लियर। उसके बाद इतनी बात हो गई खत्म। प्रेजेंटेशन हमने देख ली कि बीआरएस की प्रेजेंटेशन कैसे होती है। हमने अलग अलग आइटम्स भी देख लिए कि अलग अलग जो आपके रिकंसिलिएशन के आइटम्स होते हैं उसका इंपैक्ट क्या होता है, उसका प्रभाव क्या होता है आपके कैश बुक और पासबुक में। तो अब आपको लास्टली डिस्कस करना है एडजस्टेड कैश बुक। तो हमने क्या बोला था, बीआरएस या तो हम विदाउट एडजस्टेड कैश बुक बना सकते हैं या विद एडजस्टेड कैश बुक बना सकते हैं, ठीक है। तो एडजस्टेड कैश बुक होती क्या है, बेसिकली जो हमारी गिवन कैश बुक होती है उसी में हम कुछ और एडजस्टमेंट्स कर लेते हैं, उसी को हम बोल देते हैं एडजस्टेड कैश बुक। अंडर दिस कैश बुक इज फर्स्ट एडजस्टेड फॉर सर्टेन आइटम्स बिफोर टेकिंग द बैलेंस टू बीआरएस। तो बिफोर हम कैश बुक का बैलेंस बीआरएस में लेके आए, उससे पहले हम अपनी कैश बुक में कुछ एडजस्टमेंट्स करते हैं और एडजस्टेड बैलेंस निकाल लेते हैं, एडजस्टेड बैलेंस एज पर कैश बुक करके, और फिर हम अपनी नॉर्मली बीआरएस बनाते हैं। अब सर यहां पे एडजस्टेड कैश बुक में हम कौन सी एडजस्टमेंट्स करते हैं, तो खाली याद रखना है दो एडजस्टमेंट हम करते हैं, सिर्फ हम दो एडजस्टमेंट्स करते हैं कैश बुक में। एक होती है एरर्स, अगर हमने कैश बुक में कोई गलती कर रखी है, कैश बुक में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने में कोई गलती कर रखी है, तो उसको हम लोग रेक्टिफाई करते हैं, उसको हम एडजस्ट करते हैं अपनी कैश बुक के अंदर। एग्जाम्पल क्या हो गया, रॉन्ग अमाउंट रिकॉर्डेड, हमने कैश बुक में गलत अमाउंट रिकॉर्ड कर दिया। डबल रिकॉर्डिंग, किसी ट्रांजैक्शन को हमने कैश बुक में दो बार रिकॉर्ड कर दिया। अंडर या ओवरकास्टिंग ऑफ बैलेंस, हमने अपने कैश बुक में कुछ टोटलिंग की अंडरकास्टिंग या ओवरकास्टिंग कर ली, जो भी है। कोई भी अगर आपको फील हो अंदर से कि कैश बुक में कोई गलती हो रखी है, कैश बुक में रिकॉर्डिंग में गलती हो रखी है, तो वो आपको एक तो एडजस्ट करना है। दूसरा आपको क्या एडजस्ट करना है, ओमिशंस, कोई ट्रांजैक्शन अगर ओमिट हो रखा है हमारी कैश बुक में आने से, उसको हमको रिकॉर्ड करना है बेसिकली अपनी कैश बुक में। तो जैसे बैंक चार्जेस, बैंक ने काट दिया बैंक चार्जेस, हमने नहीं रिकॉर्ड किया तो ये ओमिशन है, तो आपको रिकॉर्ड करना है। इंटरेस्ट काट दिया, इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया बैंक ने, हमने नहीं अपने कैश बुक में रिकॉर्ड करा, तो आपको इसको रिकॉर्ड करना है। डायरेक्ट रिसिप्ट या डायरेक्ट पेमेंट्स कुछ हो रही है हमारे बैंक से, तो वो हमारी पासबुक में आ रही है बट हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करी, तो वो हमको रिकॉर्ड करना है। तो सिर्फ ये दो चीजें हमको एडजस्टेड कैश बुक में दिखानी होती है। इसके अलावा बाकी सारी चीजें आपकी नॉर्मली बीआरएस में आएगी। तो याद रखना, अगर पासबुक में कोई गलती दिखे आपको, अगर आपको गलती पढ़ के पता लगे कि पासबुक में कोई गलती है, बेसिकली बैंक ने कुछ पासबुक में गलती कर रखी है, तो वो आपको एडजस्टेड कैश बुक में नहीं लाना, आपको सिर्फ कैश बुक की गलती को एडजस्टेड कैश बुक में लाना है। सिमिलरली अगर पासबुक में कोई ओमिशन हो रखा है,
अगर पासबुक में कोई ट्रांजैक्शन आने से ओमिट हो रखा है तो उसको आपको एडजस्टेड कैश बुक में नहीं लाना, आपको सिर्फ कैश बुक की ओमिशन को लेके आना है। ठीक है, तो याद रखना, हमेशा याद रखना, सिर्फ दो चीजें ही आपकी एडजस्टेड कैश बुक में आती है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं आता। राइट, अच्छा, तो ये देखो नोट लिखा हुआ है यहां पे, डिले इन रिकॉर्डिंग इन पासबुक ड्यू टू टाइमिंग डिफरेंस इज नॉट एडजस्टेड इन कैश बुक। कोई भी बेसिकली टाइमिंग डिफरेंस है, टाइमिंग डिफरेंस जैसे क्लियरिंग ऑफ चेक में, जैसे हम बोलते नहीं है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, तो जो टाइमिंग डिफरेंस है उसको आप एडजस्टेड कैश बुक में नहीं दिखाओगे, क्योंकि वो सिर्फ टाइमिंग डिफरेंस है, वो कोई गलती नहीं है। ठीक है, ये आपकी नॉर्मली बीआरएस में आती है। सिमिलरली मैंने जैसे कि आपको बोला कि पासबुक की अगर कोई गलती है, या फॉर दैट मैटर अगर पासबुक में कोई ओमिशन है, तो वो भी आपकी एडजस्टेड कैश बुक में नहीं आएगी, ये आपकी नॉर्मली बीआरएस में चली जाएगी। ठीक है, एंड ऑब्वियसली कॉमन सेंस वाली बात है, जो एडजस्टमेंट्स आपने कैश बुक में कर दी उनको आप दोबारा से बीआरएस में नहीं करोगे, ऑफ कोर्स। ठीक है, ये नहीं भी लिखे तो आपको पता ही होगा, आप खुद ही फिगर आउट कर सकते हो ये कि भाई ठीक है, जो चीज हमने ऑलरेडी कैश बुक में एडजस्ट कर ली, अब उसको हमें दोबारा से बीआरएस में नहीं करना। अब फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट कि हम एडजस्टेड कैश बुक बनाए कब, एग्जाम में हम एडजस्टेड कैश बुक बनाए कब, तो अगर या तो वो स्पेसिफिकली क्वेश्चन में पूछ ले, स्पेसिफिकली वो क्वेश्चन में पूछ ले, अगर वो स्पेसिफिकली क्वेश्चन में पूछ ले कि बोल दे कि आपको एडजस्टेड कैश बुक बनानी है, तो आपको बनानी ही बनानी है। लेकिन या फिर अगर आपको लगे कि बीआरएस जो है वो एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर में बन रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में वो 31 मार्च लिखा हो, 31 मार्च लिखा हो, तो हम जो एडजस्टमेंट्स करते हैं ना, देखो कैश बुक में, वो जनरली कब करते हैं, एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर में करते हैं। ठीक है, जनरली हम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर में करते हैं, ताकि जो हमारी बैलेंस शीट में कैश बुक का जो बैलेंस जाए, जो बैंक का बैलेंस जाए, वो सही बैलेंस जाए, वो करेक्ट बैलेंस जाए। इसलिए हम लोग जनरली जो एडजस्टमेंट्स करते हैं कैश बुक में, वो ईयर एंड पे करते हैं। अगर हम साल के बीचों बीच बीआरएस बना रहे हैं तो एडजस्टेड कैश बुक बनाना ऑप्शनल होता है। इसलिए हमने बोला एग्जाम में जब सवाल क्लियरली बोल ले कि एडजस्टेड कैश बुक बनाना है, तो बनाना ही बनाना है। इसके अलावा अगर आपको लगे कि जो बीआरएस है वो सर एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर में बन रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में जो डेट ऑफ बीआरएस बोले वो 31 मार्च बोले, तो उस केस में आप अपने आप से भी एडजस्टेड कैश बुक बना सकते हो। बस ध्यान रखना, आप एक नोट जरूर डाल देना, इस चीज का नोट जरूर डाल देना, दैट सिंस बीआरएस इज बीइंग प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, hence we have first adjusted the cash book before preparation of BRS। इस प्रकार से आप अपनी लैंग्वेज में एक नोट डाल देना। तो इन दो केसेस में आप एडजस्टेड कैश बुक बनाना, वरना आपको एडजस्टेड कैश बुक बनाने की जरूरत नहीं है। हो सकता है आपको कोई पुराने आरटीपीज वगैरह में कोई ऐसे सवाल दिख जाए जिसमें क्वेश्चन में एग्जाम में जो सजेस्टेड आंसर है उसमें उन्होंने जबरदस्ती एडजस्टेड कैश बुक बना रखा हो, तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो। आपको सिर्फ इन दो केसेस में एडजस्टेड कैश बुक बनाने हैं। ठीक है, और इसमें भी अगर क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है तो पक्का बनाना है, फिर तो कोई आपके पास शॉर्टकट नहीं है, फिर तो आपको बनाना ही बनाना है। वरना आपकी श्रद्धा है, अगर आप एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर में बना रहे हो बीआरएस, तो आपको लगता है एडजस्टेड कैश बुक बनानी चाहिए, तो आप बना सकते हो, बस नोट जरूर डाल देना। ठीक है, तो बस इतना ही कॉन्सेप्ट है इसमें बीआरएस में, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इसके अलावा ऑफ कोर्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो वो आपको ही करनी है। अगर आपको कोई और क्वेश्चन की, कोई इलस्ट्रेशन की डिटेल डिस्कशन देखनी है, तो आप जैसे कि मैंने पहले बोला, आप डिटेल लेक्चर में जाके उसको देख सकते हो। राइट, तो मैं उम्मीद करता हूं ये रिवीजन आपको हेल्पफुल लगी होगी, आपको कॉन्सेप्ट्स याद आ गए होंगे, छोटे छोटे पॉइंट्स आपको याद आ गए होंगे, और अब उन पॉइंट्स को आप भूलोगे नहीं। तो अगर ये रिवीजन आपको हेल्पफुल लगी है तो प्लीज मुझको सपोर्ट जरूर कीजिएगा, इसको लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपको इस तरह की वीडियोस हेल्पफुल लगती है और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल सब्सक्राइब करना, प्लीज इतना कर सकते हो आप, कोई भी पैसे नहीं लगते आपकी जेब से, कर जरूर लेना, इससे मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। राइट, तो मुझे अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, हंसी खुशी रहिए, एक दूसरे की मदद करते रहिए और पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ाई करते रहिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड बेस्ट विशेस फॉर योर प्रिपरेशंस।